तो देखिए मित्रों, आपने खेती में एक विषय पढ़ा है फसलों को पोषक तत्व, कि फसलों को अमुक 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 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। और ये सारे पोषक तत्व आज की तारीख में, इनमें से कई सारे पोषक तत्व कहते हैं हम बाज़ार से लेके डालो। जिन पोषक तत्वों की आपूर्ति करता फर्म नहीं है, उन पोषक तत्वों की आज भी जांच नहीं होती है। आपको पकड़ना कहाँ से है? लोगों ने कहा नाइट्रोजन की जांच, नाइट्रोजन का सप्लायर है, फास्फेट का सप्लायर है, पोटास का सप्लायर है, सल्फर के सप्लायर हैं, आयरन के सप्लायर हैं, मैग्नीज के सप्लायर हैं, जिंक के सप्लायर हैं, कॉपर के सप्लायर हैं, बोरोन के सप्लायर हैं। अब पोषक तत्वों में क्लोरीन भी है, मोलिब्डेनम भी है, निकेल भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इनका सप्लायर कौन है? तो जो सप्लायर नहीं मिला उसकी जांच नहीं होती, जिसके सप्लायर मिल गए उसकी जांच होती है। देखिए, आपको ऐसे समझना है कि एक ये, मैं सरल भाषा में समझाऊं, एक ये मिट्टी का गमला है। इसमें 15 किलो मिट्टी आती है। एक मिट्टी का गमला है, इसमें 15 केजी मिट्टी आती है। इसमें आप तुलसी लगाएंगे, तुलसी का पौधा लगाएंगे तो दो चीज़ें मिलती हैं। तुलसी का पौधा छोटा है या बड़ा है, ये डिपेंड करेगा जो गमले में मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी कैसी है। लेकिन तुलसी में गुण हैं। तुलसी के जिस पर्पस से मैंने तुलसी लगाई है, वो गुण कौन बना रहा है? वो सीड है। तुलसी का जेनेटिक कैरेक्टर है कि उसमें तुलसी का पौधा छोटा रह सकता है तुम्हारी मिट्टी की खराबी की वजह से, ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है मिट्टी की अच्छेपन की वजह से। लेकिन तुलसी का जो गुण धर्म है वो कहाँ से आ रहा है? उसका जेनेटिक कैरेक्टर है। अगर इसमें मीठी नीम लगा देंगे तो मीठी नीम का जो कैरेक्टर है उससे सीड से आ रहा है। लेकिन हम इसमें तुलसी का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा था, कमज़ोर था, और किसी ने कहा साहब इसमें नाइट्रोजन डाल दो। मैंने नाइट्रोजन डाल दिया, तुलसी का पौधा थोड़ा सा अच्छा हो गया। यहाँ पर जानते हो क्या हुआ? अप्राकृतिक, एक क्रिया अप्राकृतिक हो गई। क्योंकि इस गमले में जो 15 किलो मिट्टी में जो ये 14 ये और 3 ये 14 ये एलिमेंट जो इस गमले में मिट्टी में थे, कम ज़्यादा जैसे भी थे, लेकिन उनका एक सामंजस्य था। ये 14 पोषक तत्वों के बीच में एक सामंजस्य था। तो तुलसी अपना पूरा जेनेटिक कैरेक्टर जो था वो तुलसी के रूप में मिल रहा था, मेडिसिनल वैल्यू ठीक थी। लेकिन जैसे ही आपने आप प्रेशर क्रिएट किया, नाइट्रोजन डाली, तो क्या हुआ? तुलसी के कैरेक्टर चेंज हो गए। कैरेक्टर कहाँ से आएगा? कैरेक्टर आता है नेचुरलिटी से, नेचुरल पालन पोषण से, नेचुरल से। तुलसी को किस परिवेश में होना चाहिए?
आपने कहीं अमेंडमेंट तो नहीं किया, यहाँ आपने कोई अपनी खुराफात तो नहीं किया। अगर अपनी खुराफात कर दी तो आप तुलसी के पौधे में, फिर किसी ने कहा जुकाम हो गया है, आप तुलसी की पत्तियां लीजिए, काढ़ा बना के पीजिए, जुकाम ठीक हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ नहीं ठीक होगा जुकाम, क्योंकि ये अपने गुण धर्म बदल चुकी, क्योंकि यहाँ आपने एक फोर्स क्रिएट कर दिया। आप देखिए दूसरी चीज, ये तुलसी का पौधा, आपके घर से एक नाली बहती है। अब आज का एक तुलसी का पौधा नेचुरली यहाँ जम गया है। यहाँ आपका बाथरूम है, आप इसमें कपड़े साफ करते हो, बाथरूम को साफ, हार्पिक डालते हो, तेजाब डालते हो, डिटर्जेंट बहाते हो, वो डिटर्जेंट इस नाली में बह रहा है और यहीं पर तुलसी का पौधा है। पौधा देखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी तुलसी की पत्ती यूज करोगे तो बीमार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इसकी पत्तियों में ये डिटर्जेंट, ये हार्पिक, ये तेजाब के मूल गुण अंदर जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमें अल्टीमेटली खेती क्यों कर रहे हैं? खेती इसलिए कर रहे हैं कि मुझे खेती से जो भी उपज मिले उसका जब मैं अन्न खाऊं, उसका जब मैं फल खाऊं, सब्जी खाऊं, तो मेरे शरीर को पोषण मिले और वो खाद्यान्न या वो जो भी खा रहा हूं वो बिल्कुल निर्विकार हो। खेत से जो भी हमको उपज मिलेगी, कृषि उपज, वो अन्न के रूप में मिले, फल के रूप में मिले, सब्जी के रूप में मिले, मेडिसिन के रूप में मिले, वो ओरिजिनल हो, बाय नेचर हो। प्राकृतिक खेती बाय नेचर। नेचुरल वे में जब कोई चीज़ मिलेगी तो उसके गुण धर्म मेरे शरीर को पोषण देंगे, मैं निर्विकार रहूँगा। क्योंकि ये कृषि उपज, अगर ये सॉइल हमारी, मान लो ये गमला नहीं है, खेत है हमारा, अगर ये निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है सॉइल में। सॉइल में विकार केवल इतना है कि इसकी फर्टिलिटी थोड़ी सी कमज़ोर है, ह्यूमस की मात्रा कम है, तो क्रॉप कमज़ोर होगी, लेकिन उसका उपज में गुण धर्म चेंज नहीं होंगे, प्रॉपर होंगे। गेहूं मुझे 20 कुंटल एकड़ में नहीं मिलेगा, मिलेगा 8 कुंटल, लेकिन वो गेहूं मेरे लिए हेल्दी होगा। टमाटर, उसमें 20 कुंटल नहीं मिलेगा, टमाटर मिलेगा 5 कुंटल, लेकिन वो टमाटर खाने में टेस्टी होगा। लेकिन हमने क्या किया, हमें ज़्यादा चाहिए। अब हमारी सोच क्या हो गई, हमें वैल्यू नहीं चाहिए साहब ना। तो एक होता है क्वालिटी, और एक होती है क्वांटिटी। अब हम पदार्थवादी हो गए, ये पदार्थ है, और क्वालिटी क्या है, भाव है। कहते हैं ना, भगवान भाव का भूखा है। भोजन क्या है? भोजन भगवान है, भगवान ने दिया है, भगवान का प्रसाद है। भगवान जिस रूप में दे सकता था उस रूप में दिया, तो प्रसाद है। और भगवान से ज़बरदस्ती छीना है तो फिर प्रसाद नहीं है। तो अभी हम खेती इसलिए कर रहे थे कि मैं प्रसन्न रहूं, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन मैंने क्वालिटी को ध्यान नहीं दिया, क्वांटिटी को ध्यान दिया। क्या? मुझे तो 1 हेक्टेयर में 50 कुंटल गेहूं चाहिए, या हमको 30 कुंटल
चना चाहिए, हमारी ज़रूरत है, हमको इतना चाहिए। तो जब चाहिए तो क्या करोगे? हालांकि जो आप चाहोगे मिलेगा नहीं। फिर बता दो, थक करके हार गए लोग। पहले सेशन में मैंने बताया कि जिस खेत में गेहूं को उपज देने की सामर्थ्य 22 कुंटल बची है और आप 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर की कैपेसिटी का गेहूं बोगे और सॉइल की कैपेसिटी केवल 22 कुंटल देने की है, तो आप बहुत फोर्स डालोगे ना, बहुत फोर्स डालोगे तो 30 कुंटल दे देगा। 50 कुंटल लेना चाहते थे लेकिन बहुत आपने फोर्स किया तो 30 कुंटल मिला। 50 तो नहीं है मिलेगा, ये भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर ये 50 मिलता यूरिया डीएपी पोटास से, तो फिर देश में गेहूं का एवरेज प्रोडक्शन 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता। तो हमारे सारे प्रयास विफल हैं, लेकिन मैं गेहूं का उत्पादन 32 कुंटल एवरेज से ज़्यादा नहीं ला पा रहा हूं। चने का उत्पादन 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं ला पा रहा हूं। हार गया हूं, सारे प्रयास करके देख चुका हूं। अब हमें चाहिए कि हमको जो 17वीं शताब्दी में जिस प्रकार में भारत जो है सोने की चिड़िया था और अन्न का, खाद्यान्न का सबसे ज़्यादा भंडार, सबसे ज़्यादा पैदावार यहीं होती थी, हमें वो पैदावार भी मिले। मतलब अभी जो 300-350 मिलियन टन अनाज है ना, ये मेरा 400 मिलियन टन हो जाए। लेकिन यूरिया डीएपी पोटास पेस्टिसाइड फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड किसी की चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, उसका नाम है प्राकृतिक खेती। हम साहब इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, केमिकल रूपी कोई केमिकल नहीं डालेंगे, और हम अपनी उपज की क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे और उसकी क्वालिटी भी बढ़ाएंगे। तो देखिए क्वालिटी कैसे बढ़ेगी। पहले वाले ट्रेनिंग में मैंने थोड़ा सा इशारा किया था ह्यूमस का। ये जमीन है आपका 1 हेक्टेयर, ये 1 हेक्टेयर भूमि है। आप जानते हैं इसकी 1 हेक्टेयर की 6 इंच मिट्टी का वजन कितना है? 20,000 कुंटल है। 1 हेक्टेयर मिट्टी का वजन कितना है? 6 इंच की मिट्टी का, ध्यान रखना। और 20,000 कुंटल। हमें इस मिट्टी में ह्यूमस एक 1% कर देना मिनिमम, कम से कम 1% ह्यूमस ले जाना है। अभी तो मिट्टी में ह्यूमस है ही नहीं। देश में जो रिमोट एरिया है जहाँ के किसान ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट प्राकृतिक खेती करते हैं, जिनको देश के लोग कंसीडर नहीं करते, यही कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट है। जब तक तुम पंजीकरण नहीं कराओगे तब तक तुमको प्राकृतिक खेती में हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऐसे किसानों की संख्या बहुत कम है, लेकिन यूरिया डीएपी पोटास डाल करके खेती करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लगभग 90% किसान तो ऐसा कर ही रहे हैं। तो उनके ज़मीन में जो ऐसा कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहा है, जाने अनजाने, जेब में पैसा नहीं है, इस वजह से कह लो गरीब है, अज्ञान है, उसके खेतों में तो ह्यूमस है क्योंकि वहाँ केमिकल नहीं गया। लेकिन जो लोग केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं पिछले 30-40 सालों से, उनके खेत में ह्यूमस नहीं है, उनके खेत में है जीवांश कार्बन। ठीक है ना। अब क्या है कि हमको फंसा रखा है यहाँ, कहाँ? ह्यूमस की कोई बात ही नहीं कर रहा। ये नहीं कह रहा कि मिट्टी की जांच में तुम्हारे खेत में मित्र ह्यूमस की मात्रा बहुत कम है, ह्यूमस को बढ़ाओ और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा ना।
तो कोई बोलेगा नाइट्रोजन का मैं यूरिया डालो, कोई बोले फास्फेट की मात्रा बढ़ा लो, कोई कहेगा जिंक डालो, कोई कहेगा सल्फर डालो, कोई कहेगा बोरोन डालो, कोई कहेगा ये डालो, कोई कहेगा ये डालो। हमें वो विधा बता दो यार कि हमें बाजार न जाना पड़े, क्योंकि प्राकृतिक खेती करनी है। मैं केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को ड्रॉप कर देना चाहता हूँ। और केमिकल फर्टिलाइज़र, ये सारे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड अगर ड्रॉप करने हैं, छोड़ देने हैं, तो हमें फिर आना पड़ेगा सॉइल पर। तो सॉइल में मैंने बताया 20,000 कुंटल मिट्टी का वजन है। अगर 1% ह्यूमस हो जाए तो मतलब हुआ 200 कुंटल ह्यूमस है। अब ह्यूमस क्या है? ह्यूमस है कार्बनिक पदार्थ, और इस कार्बनिक पदार्थ में जीवन यापन करने वाले जीव एवं सूक्ष्म जीव, केंचुआ, दीमक, ये जीव हैं। सूक्ष्म जीव ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेट्रोक्टर, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, ऐसा जो आप सुनते हो। अभी तो मैं 10, 12, 15, 20 के नाम सुनता हूँ। ये 10-15 हज़ार, 10-15 लाख प्रकार के हैं जिनको अभी तक हम जान नहीं पाए। क्यों? 87 में जब मैंने MSc किया तो केवल राइजोबियम को लोग जानते थे। तब क्या ब्यूवेरिया, माइकोराइजा नहीं थे? हम नहीं जानते थे। और आज अगर हम 17-18 को जानते हैं तो क्या 17-18 ही है? ना, हम नहीं जानते हैं, 17 लाख हैं। आई डोंट नो कितने हैं, बट ये लाखों की संख्या में, लाखों प्रकार की प्रजातियां हैं। तो कार्बनिक पदार्थ नंबर 1 ह्यूमस में क्या है? कार्बनिक पदार्थ है और जिंदा जीव हैं। तीसरा क्या है? ये जीव जिंदा हैं और जीवों की भी एक लाइफ साइकिल होती है, ये भी डिस्ट्रॉय होते हैं, मरते हैं। तो मृत इकाइयां हैं। जीवों की मृत इकाइयां, जैसे मैं आज जिंदा हूं, मैं अपना पैर किसी भी पेड़ के नीचे जड़ में लगाऊं, बोले कि इससे ले ले भोजन, ले लेगी क्या? लेकिन जिस दिन मर जाऊंगा ना, उस दिन छोड़ेगा नहीं। जिस दिन मर जाऊंगा, सड़गल जाऊंगा, उस दिन ये वनस्पति हमको पी लेगी। जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है। कुदरत में नियम क्या? जीव ही जीव का भोजन है। अब देखिए आप, जब बात आती है मिनरल्स की, पोषक तत्वों की, धातुओं की, हम लोहा, अगर मेरे शरीर में आयरन की कमी है तो मैं लोहा खाऊंगा क्या? सोना खाऊंगा क्या? लेकिन लोगों ने बिजनेस तलाशा वहां भी, आयरन की भस्म, सोने की भस्म, चांदी की भस्म। ये सारी की सारी चीज़ें मुझको सॉइल से मिलती हैं। सॉइल में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ना हो। हमारी मनुष्य के पौधों की ज़रूरत भर का नेचर ने बनाया है। क्या? मिट्टी एक कंप्लीट, जो सॉइल है ना, ये सॉइल एक पूर्ण, जो मिट्टी है वो अपने आप में पूर्ण है। क्योंकि मैंने बोला कि भगवान ने रचनाएं रची 84 लाख योनियों की। उसे नहीं मालूम था कालांतर में मनुष्य इतना खुराफाती हो जाएगा कि वैज्ञानिक बन जाएगा, साइंटिस्ट बन जाएगा, टेक्नोक्रेट हो जाएगा, और वो कहेगा तुम्हारे शरीर में आयरन की कमी, आयरन की गोली खाओ, तुम्हारे पौधे में जिंक की कमी है, जिंक डालो। बेसिकली नेचर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो कहाँ है? हमारे दिमाग में, इंसान के दिमाग में कमी है। प्राकृतिक खेती में नेचर को समझना। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ। इस समय गायों ने दूध देना बंद कर दिया, देसी गायों ने। आपने देखा होगा 3 पाव, 2 पाव, 4 पाव, 1 किलो, 1.5 किलो। और जब देश में दूध दही की नदियां बहती थी तब गाय ही थीं, भैंसों की संख्या नहीं थी। इतिहासकार कहते हैं कि भारतवर्ष में दूध दही की नदियां बहती हैं, यानी इतना दूध था, पर्याप्त दूध था।
आज तो मट्ठा हमें नहीं नसीब हो रहा था, पहले मैं मट्ठा भैंस को पिलाता था। भैंस के दूध से जमाया गया दही का बिलो करके मक्खन निकाल लिया, घी मैंने खा लिया और मट्ठा की 1 लोटा 2 लोटा पी लिया, शेष मट्ठा फिर भी चला 20 लीटर बच गया। क्या किया? वापस भैंस को रिटर्न कर दिया। आज मट्ठा 100 ग्राम का पाउच बाजार में बिकता है 10 रुपए का। ठीक है ना? तो नेचर में कमी नहीं है, कमी या बीमारी कहाँ है? हमारे दिमाग में है और न विश्वास हो। तो मैं क्या कहता हूँ कि गाय जो पाव भर 3 पाव दूध देती है, उसके बारे में जो पशु चिकित्सा के विज्ञान है, पशु चिकित्सा विज्ञान, वो क्या कहता है कि सर एक बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि ये गाय की नस्ल को सुधारा जाना बहुत ज़रूरी है। अगर इनका दूध बढ़ाना है तो गाय की नस्ल को सुधारना ज़रूरी है। मैं क्या कहता हूँ कि संसार में किसी की नस्ल खराब नहीं है, नस्ल केवल मनुष्य की खराब हुई है। मनुष्य अपनी नस्ल को सुधार ले, गाय की नस्ल तो अपने आप ठीक हो जाएगी। कैसे? अरे यार, गाय को तो भूसा दोगे 2 किलो और उसमें दाने के नाम पर 200 ग्राम आटा उर्रा के कहते हुए 4 किलो दूध दे, तो नस्ल गाय की खराब है कि तुम्हारी खराब है? मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ नहीं दोगे, हरी खाद नहीं पलटोगे, गोबर की खाद नहीं डालोगे और कहोगे 60 कुंटल दे। साहब, मिट्टी बदलने की ज़रूरत है। और आज की तारीख में आप सोशल मीडिया में जाएंगे, कई सारे प्राकृतिक खेती के विशेषज्ञ कहते हैं तुम्हारी खेत की मिट्टी में नेगेटिव एनर्जी है। जिसको मैं माँ कहता हूँ उसमें नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आ गई मित्र? मैं तो भगवान के एक अंग भूमि उसको कहता हूँ नेगेटिव एनर्जी। यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी सॉइल में नहीं, नेगेटिव एनर्जी मेरी दिमाग में है। सॉइल तो कंप्लीट है, पूर्ण है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1% अगर ह्यूमस है तो मतलब 200 कुंटल ह्यूमस है। अब देखिए, आप जमीन आपके पास जितनी एनर्जी है, जैसे 200 कुंटल ह्यूमस है 200 कुंटल का 10% यानी 20 कुंटल जमीन इस पूरे साल में डिस्चार्ज करेगी, 180 कुंटल बचा के रखेगी। उसके पास जितनी भी एनर्जी है, जो कि भगवान की माया है, देखिए प्रकृति अपना व्यवस्था खुद करती है। अगर मनुष्य समझदार है तो प्रकृति को कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। ये आपको पहले धान बोगे, फिर गेहूं बोगे, फिर जायद में मूंग ले लोगे, कोई बात नहीं, ले लो, 3 क्रॉप ले लो। ये टोटल 20 कुंटल डिस्चार्ज करेगी अपनी एनर्जी का। अब उसके पास बच जाएगा 180 कुंटल। तो ये जो 20 कुंटल माइनस हो गया, जब बारिश का समय आएगा, वर्षा ऋतु में धरती माता अपना श्रृंगार करती है, पूरी एनर्जी कब गेन करती हो? बारिश। ये जो 20 कुंटल जो माइनस हो गया यहां पर, जब वर्षा होगी तो ये 20 कुंटल फिर गेन करेगी और फिर 200 कुंटल हो जाएगा। कब? जब किसान समझदार है। क्या? उसको इतनी समझ है कि मैंने धान काटा, पुआल ले आया, धान ले आया, केवल 4% 5% उसका ठूंठ छोड़ आया, फिर मैंने गेहूं लिया, गेहूं ले आया, भूसा ले आया, कुछ परसेंट वहाँ छोड़ आया। अब हमें अपना दिमाग लगाना है कि सॉइल में कितना मटेरियल छोड़ के आए हैं। एक साल में 20 कुंटल खेत ने हमको दिया है। क्या? कब दिया है? जब 200 कुंटल ह्यूमस था, तब 20 कुंटल दिया। तो 20 कुंटल उस खेत से मैं लाया, उस खेत को मैंने दिया क्या? तो फिर मैं पाता हूं जाने अनजाने जो 7 कुंटल ठूंठ छूट गया, बस वही दिया, शेष मैं ले आया। तो क्या हुआ? धरती के पास 20 कुंटल
गेन करना था और 20 कुंटल गेन करने का मौका ही तुमने नहीं दिया, तो क्या हुआ, 187 हुआ। उसे 200 कुंटल पूरा भरपाई कर लेनी थी, लेकिन नहीं साहब, हमारी बेवकूफ़ी की वजह से वो 187 कुंटल मीट आउट कर पाई। तो क्या हुआ, ह्यूमस कम हो गया। ये क्रिया चलते 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 आज जो खेत में ह्यूमस की मात्रा कह लें या जीवांश कार्बन की मात्रा, वो 0.3% बची। अब इतनी सी कम मात्रा बची है ज़मीन के पास एनर्जी, और उसमें चैलेंज है प्राकृतिक खेती करने का। सॉइल के पास पावर नहीं है, उस माँ के आंचल में इतना दूध नहीं है कि आपको पिला सके, और अब आप कहते हो कि मुझे प्राकृतिक खेती करनी है। तो प्राकृतिक खेती करने में क्या करना है, हमें एक ही बात करनी है कि हम अपनी धरती में ह्यूमस की मात्रा को कैसे, हम क्या करें कि हमारी ज़मीन में ह्यूमस बढ़ जाए। लेकिन जैसे ही आप ह्यूमस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखना इधर के लोग जो है ना, ये नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास बेचने वाले, इनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि किसान अगर ह्यूमस बढ़ा लेगा तो मेरे इस कारोबार का क्या होगा। तो मैं किसान से कहता हूँ, किसान को इनके कारोबार की चिंता नहीं करना है, किसान को अपनी इस खेत रूपी दुकान को समृद्ध बनाना है। आपकी किसी बनिया की दुकान कब चलती है, जब ज़्यादा माल होता है, हैं? मैं मांगने गया सूजी, बोला सूजी तो साहब है ही नहीं। तो मैंने कहा इसके यहाँ कुछ नहीं होता है यार। अगले दिन मुझे ब्रेड लेनी थी, मैंने कहा शायद ब्रेड भी ना हो, मैंने उसकी दुकान छोड़ दिया। मैं तो उसी बनिया के यहाँ जाता हूँ जहाँ जो मांगूँ सब कुछ मिल जाए। लेकिन किसान के साथ क्या हुआ, ये फसल मांग रही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वहाँ है नहीं, ये मांग रही कैल्शियम, कैल्शियम वहाँ है नहीं। तो इससे दो लोगों के स्वार्थ चले। केमिकल फर्टिलाइज़र बेचने वाले, पेस्टिसाइड वालों के तो दुकानें चल ही रही हैं, उसके बाद जो हेल्थ का इशू है आम इंसान में, आम इंसान को भी आयरन की गोली चाहिए, आम इंसान को भी कैल्शियम की गोली चाहिए, सप्लीमेंट्री फूड। आज बाज़ार में, मार्केट में, मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो 40% तो एंटीबायोटिक्स हैं, 60% ऑलरेडी सप्लीमेंट्री फूड ही है। तो सप्लीमेंट्री फूड यानी कि तुम्हारे में आयरन की कमी है, तुम्हारे मैग्नीज की कमी है, तुमको ओमेगा 3 की कमी है। तो अलसी का तेल, हम अलसी के लड्डू नहीं खाना चाहते, हम तो अलसी का तेल जो कैप्सूल में 1 ग्राम भरा गया वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे क्या करना है, आप बताइए किसकी गलती है। जब मुझे अलसी का लड्डू नहीं अच्छा लगता तो फिर ओमेगा 3 का 34 रुपये का कैप्सूल खाना पड़ेगा। जब मैं तुलसी का बिरवा अपने आंगन में नहीं लगा सकता, तो आपने देखा होगा तुलसी का वो आगे आर्क, छोटी छोटी 20-20 ml की शीशियाँ हैं, 200 रुपये की। अब आप तुलसी का पेड़ ना लगाओ घर में, तुलसी की 4 पत्तियाँ न डालो चाय में, तो क्या है भाई साहब, उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और ये अगर 2 ड्रॉप पानी में डाल के, चाय में डाल के पियेंगे तो हमको तो 200 रुपये वाली वो 20 ml तुलसी का जो अर्क है ना, वो अच्छा लगता है। हमको तुलसी का पेड़ लगा के तुलसी की पत्तियाँ अच्छी, तो उनकी गलती है कि मेरी गलती है। मैं कहता हूँ अगर आप नहीं चेते तो फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनियों की गलती कि मेरी गलती है। अगर आपने तुलसी का पेड़ घर में नहीं लगाया और तुलसी का अर्क कोई बेच रहा है तो आपकी गलती कि उसकी गलती है। अगर हमने अपने नीम की निमौली को बटोर करके खेत में नहीं डाला, फिर मुझे नीम ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, तो तुम्हारी गलती है कि नीम ऑयल बेचने वाली गलती है। ठीक है ना। तो हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा कि प्राकृतिक खेती का स्वरूप क्या है, प्राकृतिक खेती हो कैसे सकती। तो देखिए आप, मैंने पहले लेक्चर में बोला कि ये शरीर छिज्जल पावक गगन सबीरा से बना है। एक शब्द है कार्बन। जितना भी आप देख रहे हैं ना संसार में, ये पीछे पेड़ है ना, जो पेड़ में भी पंच महाभूत हैं।
लेकिन इस पेड़ को बर्न कर दिया जाए कोयले की भट्ठी में, तो अभी तो मान लो ये पेड़ है, इसका टोटल वजन अगर मैं गीला वजन तौलूंगा तो पता चला 30 कुंटल है, लेकिन इस 30 कुंटल में लगभग 85% वाटर है। तो 30 कुंटल का जब पेड़ ये सूख जाएगा, 30 कुंटल इसका वजन है, सामने जो पेड़ खड़ा है, एक अंदाज बता रहा हूँ, इसमें 85% वाटर है। जब ये सूख जाएगा तो कितने का बचेगा? 4 कुंटल 50 किलो, 4.5 कुंटल। अभी क्या निकाला मैंने? इसे पानी निकाला है। अभी इसमें क्या है? अभी इसमें हाइड्रोजन है, अभी इसमें ऑक्सीजन है, अभी इसमें आकाश है, अभी इसमें अग्नि भी है। जब आप लकड़ी जलाते हो तो आग निकलती है ना, एनर्जी निकलती है ना, तो अभी इस 4.5 कुंटल में एनर्जी भी है। लेकिन जब इसको मैं भट्ठी में जला देता हूँ 4.5 कुंटल को, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 कुंटल, 1 कुंटल ये चारकोल कोयला निकलता है, यानी 3.5 कुंटल फिर माइनस हो गया। तो है क्या? जहाँ कार्बन होगा, हमारे शरीर का निर्माण में 5 महाभूत हैं, लेकिन कार्बन एक केंद्र बिंदु है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ एनर्जी, कार्बन के साथ आकाश जुड़ेगा। कार्बन नहीं होगा तो आकाश और हाइड्रोजन और पानी और सब कुछ अलग अलग रहेगा, वो जुड़ ही नहीं सकता। यहाँ क्या, सॉइल में जब ह्यूमस की बात आती है, जो कार्बनिक पदार्थ लिखा है वो क्या? कार्बन है, बेसिकली कार्बन है। तो कार्बन कंटेंट में जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव, जैसे आप राइजोबियम लेते हैं कभी बजाय, मतलब सरकारी बीज भंडार से, तो आपको चारकोल में बैक्टीरिया मिलते हैं, मतलब उनका असली भोजन चारकोल ही है। लेकिन चारकोल में कब? जब नमी हो। और अगर 1% कार्बन है यहाँ पर सॉइल में हमारे, समझिए बात को, तो जो पानी की दिक्कतें कितनी हैं, आपको क्या क्या ज़रूरत है? देखिए, खेती में आपको फर्टिलाइज़र चाहिए। फर्टिलाइज़र इसलिए चाहिए क्योंकि कार्बन नहीं है। उर्वरक क्यों चाहिए? फसल को उर्वरक किस लिए चाहिए? क्योंकि खेत में कार्बन नहीं है। फसल में जुताई 4 चाहिए, तब गेहूं बो पाओगे, क्योंकि कार्बन, जो जुताई है ना, भारी भरकम जो खेत की तैयारी में एनर्जी लगती है, वो इसलिए लगती है क्योंकि कार्बन नहीं है। फसल में जो गेहूं में आप 5, 6, 7 पानी लगाते हो, उसका रीजन क्या है? कार्बन। अब हमें प्राकृतिक खेती करनी है, उर्वरक को बंद करना है, जुताइयाँ कम करनी है, पानी कम लगाना है, तो क्या करेंगे? इस खेत में कार्बन की मात्रा को, और कार्बन की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या? कार्बनिक पदार्थों की ज़रूरत। सड़ा गला भूसा, पशुओं का मलमूत्र, बाग बगीचों की पत्तियाँ, खरपतवार के रेजिड्यू, फसलों के रेजिड्यू, जो पराली प्रबंधन है ना, कि किसी भी फसल के क्रॉप को, अवशेष, फसल अवशेष को मत जलाइए, उसका रीज़न यही है कि वो कार्बनिक पदार्थ है। कार्बन का स्रोत वही था जिसको आपने जला दिया, कार्बन का स्रोत वही था जिसको आपने बाहर खेत के फेंक दिया, कार्बन का स्रोत वही था जिसको आपने बाजार में बेच दिया। सॉइल को क्या दिया? तो सॉइल इसलिए मीट आउट नहीं कर पाती। मेरी थ्योरी क्या है? अगर प्राकृतिक खेती करनी है तो आपको क्रॉप ने अगर 1% ये ह्यूमस आपको दिया है रिटर्न एक साल में, 200 कुंटल में 20 कुंटल, ये आप कोशिश करिए मैं उसको 30 कुंटल रिटर्न करूं। अगर 30 कुंटल रिटर्न करोगे तो ह्यूमस की मात्रा 1.1 होगी, अगेन 1.2 होगी, फिर 1.3 होगी, फिर 1.4 होगी, और जैसे ही 1.4 होगी, सॉइल इतनी पल्वराइज हो जाएगी कि एक के जुताई में गेहूं बो दीजिए। और आप जानते हैं
कि हवा में, ये एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में रबी में आप फसल बोते हैं, टमाटर है, भिंडी है, करेला है, कद्दू है, गेहूं है और कोई भी फसल है रबी में। देखिए खरीफ में तो पानी ऊपर से गिरता रहता है बारिश से, रबी में मुझे सिंचाई देनी पड़ती है। खरीफ में जब ड्राई स्पेल आता तब सिंचाई देनी पड़ती है, रबी में तो अक्सर सिंचाई देनी पड़ती है। अब सिंचाई क्यों देनी पड़ती है, अध्ययन करना, ज़रा समझना। ये जो मेरी सॉइल है इसमें कार्बन का पदार्थ है 0.3%, और कार्बन की हैसियत है कि अपने से कम 3 गुना ज़्यादा वो पानी एब्जॉर्ब करता है। तो 0.3% तो 0.9% पानी ये वायुमंडल से लेगा ओस्मोसिस प्रोसेस से। लेकिन यहाँ पर क्रॉप बोई है, डेंस क्रॉप बोई है, और क्रॉप की पत्तियों से, स्टोमेटा से पानी रिलीज हो रहा है, नीचे से सॉइल पानी ले रही है और रिलीज कर रही है, तभी कार्बोहाइड्रेट बनेगा। लेकिन पौधे की पानी उड़ाने की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ कार्बन बहुत कम है, जो ओस्मोसिस के थ्रू वायुमंडल से नमी आनी चाहिए उसकी गति बहुत कम है, इसलिए आपको सिंचाई देनी पड़ती है। लेकिन अगर यहाँ पर ये हमारा कार्बन पदार्थ इतना हो गया 1.4, तो कसम भगवान की, किसान को पानी लगाने की ज़रूरत गेहूं में भी नहीं है। क्यों? जितना तेज़ी के साथ यहाँ पानी लेगी रूट, इवेपोरेट करेगी, तो यहाँ तो चूंकि 40% है ना नमी, ये क्रम यूं चलता रहता है, पानी नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है। कब? जब कार्बन हो। अगर कार्बन नहीं है तो, इसीलिए आप जंगल में जाके देखिए, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये बाप रे बाप, इतने इतने बड़े पेड़, यहाँ तो आप मिट्टी खोद रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यहाँ तो पानी नहीं है, लेकिन सारे के सारे पेड़ तो हरे भरे हैं। आपके खेत का आम सूख सकता है, अमरूद सूख सकता है, लेकिन जंगल की कोई वनस्पति नहीं सूख रही है। क्यों? क्योंकि उस जंगल में कार्बन है। कार्बन की वजह से पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं है, और पानी देना हमारी ज़रूरत भी नहीं है। ये मेरा मूर्खता है, ये प्रकृति की माया है। प्रकृति अपनी वनस्पतियों को खुद पालती है। कैसे? ये जो वायुमंडलीय क्षेत्र है जहाँ पर पानी है, ऊपर तो बादलों में तो ढेर सारा पानी है, लेकिन बादल और धरती के बीच में भी पानी है। यहाँ बादल दिखते नहीं है बट पानी है, और जहाँ बादल है वो तो पानियों से भरे हुए, पानी, पूरा बादल पानी से भरा हुआ है। तो इस एटमॉस्फेयर में जो पानी है, आपने जंगल कई वनस्पतियाँ देखी होंगी जो हवा के पानी को ही पी लेती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो क्या है, जब वायुमंडल में मेरे 40% नमी है और खेत में नमी, कोई भी पौधा अगर 8% सॉइल मॉइस्चर है तो कोई भी फसल सूखती नहीं है, और ऊपर तो 40% नमी है, और मान लीजिए 40 भी नहीं है, 20% है, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, ये पानी इधर को डाउन चलता है। लेकिन पानी को सोखने वाला, रोकने वाला पदार्थ तो हो। इसीलिए आपने देखा होगा आज के ठीक 50 ईयर पहले, 40 ईयर पहले, हम रबी की फसलों में, बिजरा में, चने में, मटर में, मसूर में, राई में, अलसी में, किसी भी फसल में न तो पलेवा की ज़रूरत थी और ना सिंचाई देने की ज़रूरत थी। बस वर्षा ख़त्म हुई और खेत में नमी है। अक्टूबर के लास्ट में मैंने जुताई की, खेत में नमी थी, मैंने चना, मटर, मसूर, राई, अलसी सब बो दिया, और उसके बाद बिना पानी के मैंने काट लिया। क्यों ऐसा होता था? अब ऐसा क्यों नहीं होता है? तो आप पाएंगे कि पहले कार्बनिक पदार्थ सॉइल में प्रचुर मात्रा में थे। हमारे घरों में भैंस, गाय, बैल थे और सब फसलों के अवशेष खाते थे, और वो रिटर्न होकर के, हम चाहे जिस पद्धति से, हम दूसरी पद्धति से क्यों ना भेजते हो, लेकिन भेज देते थे। खेत की चीज़ खेत को रिटर्न
कर देते थे। आज की परिपाटी में, आज के आधुनिक कृषि विज्ञान के युग में, क्योंकि हम पशु नहीं पालते और अर्थ का हो भूसा भी बेच लेते हैं। अभी पिछले बैच आया, मैंने कहा भूसा 1 एकड़ का कितने, बोला साहब 4-5 हज़ार का बिक जाता है। तो हमने कहा बेच लेते, बोले हाँ साहब। तो देखिए आप, वो भूसा पशुओं का अधिकार था, उस भूसा पर किसका अधिकार था? पशुओं का। और पशुओं के गोबर पर अधिकार किसका था? सॉइल का। तो चूंकि पशु नहीं हैं तो भूसा आपने बेच लिया। हमने कहा भले आदमी 4,000 का अगर भूसा बेचा है तो 4,000 की गोबर की खाद तो लौटा देते। नहीं साहब, जो नगद नारायण मिल गए उसको मैं खेत को क्यों लौटाऊं? वो तो मेरे दारू पीने का काम आएगा ना, मेरे कपड़े बन जाएंगे ना, मेरे बच्चे की फीस अदा हो जाएगी ना। तो तुम अपने सारे काम कर लो और खेत का काम कौन करेगा? तो सॉइल को इग्नोर करके, समझिए आप बात को, कहानी केवल इतनी है कि सॉइल में ह्यूमस, बैंक बैलेंस है, जिस प्रकार आपके बैंक में कागज़ के नोट का बैलेंस है, इसी प्रकार सॉइल में ह्यूमस का बैलेंस है। ह्यूमस के बैलेंस को जितना ही आप मजबूत बनाए रखेंगे उतना ही आपको ना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। और देखिए, क्योंकि ह्यूमस में बताया सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीव बेनिफिशियल माइक्रो, सॉइल में अगर ह्यूमस रिच है तो किसी प्रकार की सॉइल बोर्न डिजीज की संभावना, भूमि जनित बीमारी नहीं है। जैसे हम लोगों के केस में क्या, मनुष्य के केस में कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो जेनेटिकली हैं, ऐसे ही ये जो फसलों में कई प्रकार की बीमारियां जो जेनेटिकली हैं। जेनेटिकली का मतलब वो धरती माँ से मिली हो या बीज से मिली हो, ठीक है ना। एयरबोर्न डिजीज का, जैसे जुखाम नहीं होता, जुखाम के सीजन में मुझे जुखाम था, मैंने छींक दिया, आपको जुखाम हो गया, ये वाला जुखाम तो बहुत जल्दी चला जाएगा, एक गोली से चला जाएगा। और लेकिन जो जुखाम आपकी आदतों से आया है, ठंडा पानी पी लिए, उल्टा सीधा खा लिए, वो जुखाम जल्दी नहीं जाएगा। ऐसे शुगर की बीमारी पैतृक है, बाल झड़ने की बीमारी है पैतृक है, बीपी की शिकायत हो पैतृक है। तो पैतृक बीमारी को ठीक करने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, सीधा सीधा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मेरे पिता को बीपी था तो मुझे होना चाहिए। अगर मैंने अपना खाना पीना, अपनी लाइफ स्टाइल ठीक की है तो ये बीमारी हमको नहीं होगी। लेकिन हम सामान्य जीवन जिएंगे ऐसे ही, तो अभी क्या हम सामान्य खेती कर रहे हैं ऐसे ही जैसे दुनिया हाँक देती है एक डंडे से, ठीक है ना। अब देखिए, आप जब कृषि विज्ञान की बात सुनेंगे आप तो बड़ी हंसी आती है। इस देश में, हालांकि मुझे कई बार लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे अपने साथी अधिकारी, कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, ऐसी ऐसी बातें किसानों को क्यों बताते हो। लेकिन एक मज़ेदार बात बता रहा हूँ, गेहूँ या धान, यही खेतियाँ ज़्यादा मैक्सिमम होती हैं और इन्हीं पर किसान का केंद्र ज़्यादा है, यहीं वो फोकस करता है। चने पर कोई आदमी कुछ नहीं पूछता, चना पैदा हो ना पैदा हो, कुछ भी हो जाए, वो चने की बात नहीं करता। ज़्यादातर किसान की प्रॉब्लम धान और गेहूं को लेकर के हैं, इन्हीं के बारे में पूछता है वैज्ञानिकों की, साहब अच्छा ये बताओ गेहूं में कितना फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। तो एक शब्द है 120, 60, 40। अब देखिएगा, आप जम्मू से हैं, आप बांदा से हैं, आप कानपुर से हैं, आप वो एक कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर है ना, आपने फ्री वाला फ़ोन लगाया ऐसे, हेलो, एक आवाज़ है उधर से, हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं आप, आपको बताना पड़ेगा क्योंकि उसको रजिस्टर में नोट करना है। आपने कहा जम्मू से रतनलाल बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए क्या प्रश्न है। साहब गेहूँ बोना है, हाँ ठीक बात है। साहब ये जानकारी चाहिए कितना फर्टिलाइजर दें, कितने दिन से खेती कर रहे हो, 20 साल से। अरे यार तो तुम इतना भी नहीं जानते हो, गेहूं में 120, 60, 40 की रेशियो से देना है। ठीक है, आपने 120, 60, 40 NPK दे दिया।
उस व्यक्ति से या देश में ऐसी सलाह देने वाले जितने भी लोग हैं, जम्मू का आदमी पूछे, गुजरात का पूछे, बिहार का पूछे, वेस्ट बंगाल का पूछे, यूपी का पूछे, मध्य एमपी का पूछे, सबको एक ही उत्तर मिलता है, क्या? 120, 60, 40। अभी तक हम इतना ही रटे हुए हैं। और जो व्यक्ति इतना रटे वो अपने आप को क्या कहता है? मैं वैज्ञानिक हूँ। अब ये बात मेरे गले तो उतरती नहीं है। अगर कोई वैज्ञानिक होता तो पूछता, मानवर आपकी सॉइल कैसी है, यानी सॉइल टाइप सैंडी है, लोम है, क्ले है, ब्लैक है, रेड है? सर मेरी सॉइल ब्लैक है। अच्छा, पिछले साल आपने गेहूँ बोया था, कितना यील्ड मिला था? पिछले साल 1 हेक्टेयर में हमको 28 कुंटल मिला था। अच्छा, पिछले साल कितना न्यूट्रिशन डाला था, यही आप बताइए अपने हिसाब से। बोला साहब यही डाले थे जो अभी आप बताए हो। अच्छा, पानी कितना लगा सकते हो? पानी तो साहब मेरे पास 3 ही हैं। अच्छा, 3 पानी लगाए थे, कौन सी वैरायटी बोए थे साहब? ये वैरायटी अमुक बोए थे। अब उस व्यक्ति को डायग्नोज कर लेना चाहिए क्या कि इसकी सॉइल में ह्यूमस की मात्रा इतनी है। इतनी बात से जो ये पकड़ ले कि इस सज्जन के खेत में जीवांश कार्बन कितना है, यील्ड के हिसाब से उसने जीवांश कार्बन बताया। हमने डिसाइड किया, वैज्ञानिक ने, कि अगर ये 60 कुंटल कैपेसिटी की वैरायटी बोया है, समय से बोया है, जो खाद मैं रिकमेंड करता हूँ वो उर्वरक पूरे दिए हैं, क्योंकि सॉइल इसकी ब्लैक थी, पानी ये 3 ही लगाता है, 3 पानी दिया है, और इसके खेत में 28 कुंटल गेहूँ हुआ है, तो ये 28 कुंटल क्यों हुआ है? मीन्स सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन इतना है। अब मिट्टी की जांच की क्या ज़रूरत है? तो मिट्टी ने तो बता दिया ना मेरे पास इतना है, क्योंकि उसी हिसाब से उसने दिया है। और अब आप इसमें 120 की बजाय 240 डाल दो, 60 की बजाय 120 डाल दो, वो 28 ही देगी। और बल्कि कई बार हो सकता है 28 से भी कम रह जाए, क्योंकि उसका कुछ दूसरा अटैक हो जाए, मतलब ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से कहीं कुछ और गड़बड़ होने की संभावना है। लेकिन 28 से 32 नहीं हो सकता किसी भी दशा में, चाहे कोई सर के बल खड़ा हो जाए। लेकिन आपको तो 60 चाहिए ना, तो अब आपको इतना ही तो सोचना है कि ये 60 कुंटल कैसे मिले। तो फिर मैं वही कहूँगा कि आपको जाना है कहाँ? नहीं, ऑर्गेनिक कार्बन की तरफ नहीं जाना, आपको जाना अपनी मातृभूमि के पास, धरती के पास। पूछना, हे माँ 20 साल से तो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, आज मैं आया हूँ तुझसे पूछने कि अब मुझे तू अपनी व्यथा बता दे। और मैं तेरा पुत्र होने के नाते कसम खाता हूँ कि आज के बाद जो जो तेरे साथ मैंने नाइंसाफ़ी की है, अब मैं वो कोई नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के हिसाब से मैं फसल बोऊँगा। और अगर अच्छी फसल चाहिए तो पहले तुम्हारी सामर्थ्य को बढ़ाऊँगा, पहले तुम्हारी सामर्थ्य को बढ़ाऊँगा। और तुम्हारी सामर्थ्य जब बढ़ जाएगी तो मुझे माँ पता है तो मुझे निराश नहीं करेगी, क्योंकि माँ ले कहाँ जाएगी? माँ कहाँ ले जाएगी? माँ के आंचल में तो जितना भी दूध है सब बच्चे के लिए है, किसी और को नहीं लुटाएगी। तो आप किसान हैं, आपकी ये ज़मीन माँ स्वरूपा है। आपको ज़्यादा दूध पीना है ना, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना, तो माँ को हंसा दो, माँ को स्वस्थ कर दो, माँ के साथ रिश्ते बना लो। जैसा कि पहले वीडियो बताया, खेती दर्शन का विषय है। हमें इस माँ के साथ क्या रिश्ता है, उस रिश्ते को जान लो, उस रिश्ते को निभा लो। रिश्ते को जान लेने का नाम बताया था मैंने ज्ञान, और रिश्ते को निभा लेने का नाम बताया था कर्म। उसके बाद देखिए माँ आपको कभी निराश, इतना सा मित्र विज्ञान है और कोई विज्ञान नहीं है।